नमस्कार। नमस्कार सारे बच्चों को। गुड इवनिंग। हेलो हाय, कैसे हो भाई आप सभी? कैसे बच्चों? बढ़िया। कैसा गया आपका एसेट का एग्जाम? आपका एग्जाम कैसा गया एसेट का? गुड। बहुत बढ़िया। फिजिक्स वाज टू लेंदी। फिजिक्स होता भी टफ है नीट वालों बच्चों के लिए, है ना? कोई इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिजिक्स में। वेट करो, 8-10 दिन में, एक हफ्ते तो लगते ही हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन स्टडी किया था, याद है आप लोगों को? है ना? तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डिस्टेंस डिपेंडेंट, टू टाइप्स, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने रेजोनेंस। आई इफेक्ट में एप्लीकेशन भी स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया रेजोनेंस क्या होता है, किन सिस्टम में पाया जाता है, रेजोनेंस के रूल्स क्या है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। इसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एम प्लस आर, दूसरा माइनस एम माइनस आर। इनमें से कौन कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने स्टडी किया हाइपर कंजुगेशन, कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और उसके पास एक भी हाइड्रोजन है, तो ऐसे सिस्टम हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं। जो बगल में हाइड्रोजन एटम होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। और हाइपर कंजुगेशन का महत्व होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में, अगर रेजोनेंस ना हो तो। अगर तीनों इफेक्ट एक साथ ऑपरेट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रेजोनेंस इफेक्ट को, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर आई इफेक्ट को। रेजोनेंस और आई इफेक्ट की तरह ही हाइपर कंजुगेशन भी दो तरह के होते हैं, प्लस हाइपर कंजुगेशन और माइनस हाइपर कंजुगेशन। बेंजीन रिंग पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो और उसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम हो, जैसे CH3 C2H5 एन प्रोपाइल एक्सेट्रा, तो ये बेंजीन रिंग के साथ हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं और बेंजीन के आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़े हो जैसे CF3 और CCl3, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं और माइनस एम इफेक्ट की तरह बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट करते हैं, स्पेशली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आपको ये भी बताया गया था कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, कि OMe का माइनस आई इफेक्ट OH से ज्यादा होता है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट उल्टा होता है, OH का ज्यादा होता है OMe से। हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट ड्यूटेरियम से ज्यादा होता है, लेकिन उल्टा होता है प्लस आई इफेक्ट में। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, आपको ध्यान देने वाली बात है। यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। आज आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ ये तीनों इफेक्ट एक साथ स्टडी होगा, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बच्चों आप, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जी। अब तीनों को एक साथ लेंगे धीमे धीमे करके, है ना? तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे आज कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है? देखे ध्यान से आप। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, है ना? तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या कंपाउंड में क्राइटेरिया होनी चाहिए, सबसे पहले वो डिस्कस कर रहा हूं।
compound must be cyclic, planar, that is sp2 hybridized. साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी नॉन साइक्लिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं. दूसरा कंडीशन, कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना. मतलब कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए. इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होनी चाहिए. हकल्स रूल को क्वेश्चन करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट दिया है, कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होनी चाहिए. अगर किसी कंपाउंड में ये दोनों कंडीशन या ये तीनों कंडीशन पाई जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा. तो हम कहते हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा. तो आप एरोमेटिक कंपाउंड में लिखिएगा, है ना. फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक following criteria must be fulfilled. First, compound must be cyclic planar, that is sp2 hybridized. Second, compound must follow Huckel's rule, that is it have 4n+2 pi electron where the value of n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc. And third, compound contain odd number of pi bond. इसको नोट करें तो फिर हम आगे लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. जल्दी करो बच्चे. हाँ जी, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया सभी बच्चों ने जी. आइए, बेटा ये जो स्लाइड भेजो वो उल्टी चल रही है ना. 18 नंबर से स्टार्ट हुई है तो फिर आप जब देखोगे जो मैं भेजूंगा 17, 16 इस तरह जाएगा. 1, 2, 3, 4 नहीं है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी cyclic, planar, that is sp2 hybridized. Second, compound must have 4n pi electron where the value of n is equal to 1, 2, 3, 4 integer कुछ भी. और थर्ड इसी को जनरलाइज करते हैं कि कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, है ना. तो पहला और सेकंड, पहला जो है क्राइटेरिया वो दोनों में कॉमन है, एरोमेटिक कंपाउंड में और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में. सेकंड क्राइटेरिया डिफरेंट है. एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा होगी. इसी को दूसरे तरह से जनरलाइज करते हैं कि कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे. तीसरा जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा. सबसे पहले हम साइक्लिक कंपाउंड को चेक करेंगे क्या वो एरोमेटिक है, नहीं है.
क्या वो एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। इसका मतलब दिया गया साइक्लिक कंपाउंड अवश्य नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करने का यही क्राइटेरिया होता है ना। ये एरोमेटिक वर्ड, नॉन एरोमेटिक टर्म और एंटी एरोमेटिक टर्म यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए। नॉन साइक्लिक या ए साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये टर्म यूज नहीं करते हैं। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़े। एंटी एरोमेटिक में एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। एंटी एरोमेटिक में एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। नोट कर लिया बच्चों? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? जी, तो मैं आगे बढ़ाऊं? चलिए नेक्स्ट देखो आप। एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर कौन? एंटी एरोमेटिक। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अच्छा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों ये पूछा नहीं जाता है, मैं बस बता रहा हूं। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? बोलो बच्चों। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कितने तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ और एबीएमओ। अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे मूव कर जाएं किधर? बीएमओ की तरफ, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है कि कम होती है? बिल्कुल सही बात है। ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है ना। ऐसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ऐसे ही होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सारे के सारे मूव करते हैं टुवर्ड्स बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ए बीएमओ में ज्यादा होते हैं, और हम जानते हैं कि ए बीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी सिस्टम की तो स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी। इसीलिए जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इन दोनों के बीच का पार्ट होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही पूछा जाता है आपसे, ये नहीं पूछा जाता है क्यों। पूछा जाएगा तो मैंने बता भी दिया है ना। और एक चीज और याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं। दे कैन सस्टेन डायमैग्नेटिक रिंग करंट। वो हायर लेवल पर पढ़ाते हैं, बस इतना याद रखोगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? एबीएमओ में, है ना। और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मैक्सिमम किसमें होंगे? बीएमओ में। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो यहां तक तो हमने थ्योरी पढ़ाया। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं, है ना। चलो बच्चों इधर देखो, एक टर्म और यूज बता दे रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वाटी आ गया, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज्ड एरोमेटिक कंपाउंड हो, मतलब
कंपाउंड कैसा हो, आयनिक हो, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो अगर न्यूट्रल एरोमेटिक कंपाउंड है तब तो उसको एरोमेटिक बोल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पॉजिटिव कैटायन है या एनायन है और वो एरोमेटिक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एरोमेटिक से रिलेटेड सारे नियम कानून को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या नाम दे देंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़े, बोलिए जी। चलो अब इधर देखो, आप एक एक करके एग्जाम्पल लेते जाते हैं, है ना, और पढ़ते जाते हैं। चलो देखो अब सामने ये 3 कंपाउंड हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा मिलता है। एक चीज और देख लो आप, है ना। देखो भाई, अगर मान लो कोई साइक्लिक सिस्टम है ऐसे, और इस एटम के पास मान लो लोन पेयर है, या इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, ऐसे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, और इसके अल्टरनेट पे मान लो डबल बॉन्ड है, तो याद रखना, ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को हम एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डबल बॉन्ड के बगल में, मतलब अल्टरनेट पे कोई एटम है, उसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज तो इस नेगेटिव चार्ज को या लोन पेयर को हम एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। क्वेश्चन करने में इससे हेल्प मिलती है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। क्यों ट्रीट करते हैं अभी हम समझ जाएंगे। देखो भाई, तो देखो बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन है, और ये साइक्लोप्रोपिनाइल, क्योंकि एक एच निकाल दिया है तो एन से इनाइल हो जाएगा, है ना। साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। हमें बताना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। चलो बताओ, ये कंपाउंड क्या सोचते हो, क्या है ये, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, पहला वाला बताओ बच्चों, पहला वाला कंपाउंड क्या है, देख के बताओ। एरोमेटिक कंपाउंड में पहला क्राइटेरिया क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में पहला क्राइटेरिया है कि सारे एटम प्लेनर होने चाहिए। क्या सारे एटम प्लेनर है? नहीं है। अरे देखो भाई, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन जो है ना, ये sp3 है, और sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। तो अगर एक भी एटम टेट्राहेड्रल गया तो वो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया। पहला कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये एरोमेटिक का भी होता है, नॉन एरोमेटिक का भी होता है, लेकिन ये तो प्लेनर है ही नहीं। और अगर ये प्लेनर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, है ना। ये नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ, क्या ये कंपाउंड क्या दिखता है आपको, एरोमेटिक दिखता है? आप बताओ क्या दिखता है ये दूसरा कंपाउंड। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के बगल में अगर लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है, तो हम इसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, डबल बॉन्ड की तरह। तो देखो, ये पाया जा रहा है डबल बॉन्ड के बगल में निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज जो है ना, ये डबल बॉन्ड की तरह है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसमें रेजोनेंस करा दो, हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को देख के दूर भागता है। अब चाहे इधर भगाओ चाहे इधर भगाओ, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, किसी एक तरफ भगाना पड़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो इसका अगला स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। बोलो, तो देखो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसीलिए नेगेटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड के बगल में है या लोन पेयर डबल बॉन्ड के बगल में है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये भी डबल बॉन्ड का हिस्सा है। तो इस कंपाउंड में सारे कार्बन sp2 हैं। ये कार्बन sp3 नहीं है, ये कार्बन sp3 नहीं है, क्योंकि ये इस कंपाउंड का सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये है,
और इसका तीसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, फिर इसको नेगेटिव घुमा दो और ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये डबल बॉन्ड। मतलब अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, है ना, देखो ऐसे, और हर कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसमें हर कार्बन क्या है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है। तो क्वेश्चन उठा कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है, जल्दी बताओ, कितने पाई बॉन्ड है, 2। इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन। तो इवन पाई बॉन्ड किसमें होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक में। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि 4n पाई, 4n इज, देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है ना कि कंपाउंड में, इसमें कि कंपाउंड मस्ट है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन देखो 4 हैं, 2 ये और 2 ये, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब बताओ ये कंपाउंड क्या दिखता है आपको, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। अब डबल बॉन्ड को, लोन पेयर को निगेटिव चार्ज को ट्रीट करते हो, यहाँ पर ना लोन पेयर है ना निगेटिव चार्ज है ना। तो आइए देखते हैं, क्या इस कंपाउंड में सारे एटम साइक्लिक हैं, जी हाँ। क्या इस कंपाउंड में सारे कार्बन प्लेनर हैं, जी हाँ। क्या इस कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, नहीं, ऑड नंबर है। तो आई ऑड नंबर किसका क्राइटेरिया है, सर ऑड नंबर एरोमेटिक कंपाउंड का क्राइटेरिया है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है ना। ये होता है साइक्लो प्रोपिनाइल कार्बोकैटायन, और ये हाईली स्टेबल होता है क्योंकि ये एरोमेटिक है। ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है क्योंकि ये एरोमेटिक है ना। और इसके 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे, देखो ये वाला बॉन्ड इधर घुमा दो तो ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड इधर घुमा दो तो ऐसे बन जाएगा, देखो आप, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। तो देखो तीनों स्ट्रक्चर इक्वल है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, प्लस इसके 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर इक्वल है। इसीलिए ये कार्बोकैटायन बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। तो आंसर आएगा बिकॉज फर्स्ट इट इज एरोमेटिक, सेकंड it have 3 equal resonating structure, that's why cyclopropynyl carbocation is highly stable। बोलो बच्चों, समझ में आया आपको, समझ में आया ये तीनों, है ना। देख लो भाई, समझ में आया ये, जी। तो यहां पर मैंने 3 पढ़ा दिया आपको। देखो पहला ये था, है ना, दूसरा ये था और तीसरा ये था, है ना। देख लो, आप तीनों को नोट कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ू। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान होता है। हाँ बेटा, ये क्वासी एरोमेटिक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम एरोमेटिक वर्ड यूज करेंगे, लेकिन टेक्निकल नाम क्या है, ये क्वासी एरोमेटिक है क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज है। सैटरडे को मेरी डाउट क्लासेस है 2 से 3, तो उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो आप डाउट पूछोगे वही डाउट बताऊंगा 2 से 3 के बीच में। तो जो भी डाउट है जीओसी में, है ना, या आइसोमेरिज्म में या यूपीएससी में, वो आप डाउट लेके उपस्थित होइएगा, डाउट पूछोगे आप, है ना, क्योंकि टेस्ट भी आने वाला है और जीओसी भी चल रहा है। तो जो भी आपके दिमाग में छोटी मोटी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो उस दिन पूछ लोगे आप 2 से 3 के बीच में। चलो नोट हो गया क्या, नहीं, एरोमेटिक के लिए क्वासी वर्ड यूज करते हैं, एंटी एरोमेटिक के लिए क्वासी वर्ड यूज नहीं करते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, हाँ दिख रहा है, चलो। देखो बच्चे, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोकैटायन है, ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, और इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनायन, है ना? क्या बोलते हो, ये पहला कंपाउंड, मतलब ये चौथा एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड क्या लगता है आपको? एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? सोचिए आप। देखो एक आंसर मेरे पास आ भी गया, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। क्या है ये? अरे वाह, है ना? एंटी एरोमेटिक है, कंपाउंड साइक्लिक है, सारे कार्बन प्लेनर है। देखो एल्कीन वाले कार्बन तो प्लेन sp2 होते ही हैं, कार्बोकैटायन है वो भी sp2 है, मतलब सारे कार्बन प्लेनर हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑड पाई बॉन्ड है कि इवन पाई बॉन्ड है? तो दिख रहा है कितने पाई बॉन्ड है, ऑड है दो है कि तीन है, दो है, तो क्या हुए? इवन हुए। इवन मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। और देख लो, इस कंपाउंड में देखोगे तो 4n इज इक्वल टू क्या है? 4 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, है ना? तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। बोलो बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? अरे वाह, है ना? नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये कार्बन देखो sp3 है, ये कार्बन sp3 है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इस कार्बन की वजह से ब्रेक हो गया, है ना? इधर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन इस कार्बन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कार्बन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर एरोमेटिक नहीं है, नॉन एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक होगा, है? बताओ ये कंपाउंड क्या है? अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कारण, डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज है, तो डबल बॉन्ड के बगल में अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस नेगेटिव चार्ज को हम डबल बॉन्ड मान लेंगे, एक ही बार मानेंगे, ये नहीं कि इधर भी है इधर भी है तो दो बार मान लो ना, एक ही बार, है ना? तो इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है आपसे कोई पूछेगा? तीन, एक दो तीन। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इज एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? तो ये एनायन पूछा जाता है कि ये कार्बन आयन जो है हाईली स्टेबल है, क्यों? तो दो आंसर आएंगे, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, पहला, दिख रहा है, और दूसरा, इस कंपाउंड के पांच पांच इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, ऐसे बना सकते हैं, देखो आप, ऐसे बना सकते हैं, देखो अभी आप, है ना? यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दो ऐसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दो ऐसे, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दीजिए ऐसे, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दीजिए ऐसे। देखो इसके पांच इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सभी एक ही तरह तो है, घुमाते जाओ, बोलो है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? और देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, है ना? इसलिए नेगेटिव चार्ज चूंकि रेजोनेंस में है, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो वो डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कितने पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 6, दो दो चार दो 6। ऐसे क्वेश्चन आपको अदर बुक्स में मिल जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है बताओ भाई इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 6, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये मत समझना कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे, और हर कार्बन पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन इज हाईली स्टेबल, योर आंसर इज, फर्स्ट, इट इज एरोमेटिक, it is a quasi aromatic compound. Second, it have 5 equal resonating structure, so it is highly stable.
अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुने। अब वो कॉन्सेप्ट है भाई, जीओसी पढ़ने में जिसको एक बार मजा आने लगा और जो रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, उसको बहुत मजा आता है। और जिसने, अगर आपने एक क्लास दो क्लास बीच में मिस की और फिर आ गए तीसरे में ऐसे देखने के लिए, है ना। अब जो बच्चे आज की क्लास नहीं कर रहे हैं, कल की क्लास में उपस्थित हो जाए, मान लो वीडियो देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देखा और कल की क्लास में प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, फिर थोड़ी समझाऊंगा आपको कि क्यों एरोमेटिक है। जो भी एरोमेटिक के बारे में बात करना, आज ही बात करेंगे। आया समझ में? अब देखो इस पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे मतलब जैसे केवीपीवाई में क्वेश्चन बन गए, है ना। तो देखो आप, देखो भाई, पूछा गया आपसे कि ये दो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? मेरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वेदर दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक और नॉट। क्या आंसर आएगा आपका? अब अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर आएगा सर आपने ही बताया है मुझे कि जब भी किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है 99% केसेस में हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। अरे बताया है कि नहीं? अरे बोल दो भाई, बताया है कि नहीं? बताया है कि नहीं? यही तो बताया आपको, इसके अलावा कुछ बताता ही नहीं हो। तो क्या करोगे आप, इसमें से H+ निकाल दो, इसमें से H+ निकाल दीजिए। तो जब आप H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। बोलो सही है? आंसर मिला कि नहीं आपको? आंसर मिला कि नहीं आपको? मिल गया कि ये कंपाउंड का हाइड्रोजन जो है ना एसिडिक है। जनरली मेरी बात जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, इसको दिमाग में टाइप करके रख लेना, बहुत काम आएगा 12th तक, नीट के एग्जाम तक। क्या? कि जब भी हाइड्रोजन का संबंध इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से होता है, मतलब हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ऐसे एटम से अगर लगे रहते हैं तो उनको हम आंख बंद करके एसिडिक बोल देते हैं। अरे देखो HI, देखो HCl, देखो HF, देखो H2O, देखो अमोनिया, देखो इथाइन, इन सबके हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि इनका संबंध जो मैंने एटम बताया उनसे है। बोलो सही है बात है कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? है ना। लेकिन यहां पर तो ये sp3 कार्बन का है, हाइड्रोजन है, ये कैसे एसिडिक हो गया? तो बच्चे याद रखोगे कि जब भी हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा रहे तो वो एसिडिक नहीं होता है। लेकिन उसके बगल में हाइड्रोजन निकलने के बाद अगर डांस हो जाए, रेजोनेंस हो जाए, है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है ना। अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन के बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, या जो उसका कंजुगेट बेस है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो ऐसा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये देखो इसका कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल है। अब आपसे पूछेगा क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, ये एरोमेटिक है ना, और इसके 5 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके 5 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बोलो है कि नहीं? तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा, ये जो इसका कंजुगेट बेस है ना, हाईली स्टेबल हाईली स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजन, है ना, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। बोलो सबको समझ में आया? समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्लास की चिंता मत करना, है ना। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा 3-4 घंटे की, लेकिन समझ में आना चाहिए। बोलो सबको समझ में आया? बोलिए बच्चे, पक्का? फिर से मैं बता देता हूं, डिमांड आ गया भाई, फिर से बता दो। अगर हाइड्रोजन का संबंध किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से है, जैसे हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या sp हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ऐसा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्योंकि ये जो एटम होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अगर इनसे H+ निकालोगे तो जो एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दे आर कैपेबल टू बेयरिंग दीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और electronegative atom are more capable of bearing negative charge. But sp3 hybridized carbon atom is less electronegative. They are not capable of bearing negative charge after the removal of H+. But
इफ अगर मान लो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में, जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है और इसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, जैसे NO2 लगा दो, जैसे Cl लगा दो, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा। देखो एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो ये NO2 है, तो ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये इसके उधर गया, दिख रहा है कि नहीं, रेजोनेंस हुआ, जिससे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, ये एसिडिक है। हमने यही पढ़ाया कि जब भी किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, कंजुगेट बेस बनाइए, स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो क्या बना, कंजुगेट बेस बना। अब अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन बैक नहीं होगा, और रिएक्शन बैक नहीं होगा तो हाइड्रोजन ये एसिडिक कहलाएगा, क्योंकि जो भी कोई भी कंपाउंड एसिड हम कब बोलते हैं, जब वो H+ दे दे। H+ कब देगा, जब ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। ये कंजुगेट बेस स्टेबल है कि नहीं, अरे है, क्योंकि एरोमेटिक भी है और इसके 5 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर, बताए, क्लियर है, सही है कि नहीं, है ना। चलो जल्दी से इसको नोट करो तो फिर आगे बढ़े। इसके बारे में हम चर्चा बाद में भी करेंगे, टेंशन मत दीजिएगा। हाँ जल्दी करो भाई बच्चे, फास्ट। ये प्रीवियस स्लाइड थी, तो ये 5वां एग्जाम्पल था और ये 6ठा एग्जाम्पल था। ये इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन है, इसके 5 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। जल्दी करो बच्चे तो फिर आगे बढ़े। है कुछ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये कहाँ मुश्किल है, थोड़ा लॉजिक है, समझना है। जो MNR10 के बच्चे हैं उनकी डिक्शनरी में मुश्किल वर्ड होना ही नहीं चाहिए। मुश्किल वर्ड उनके लिए होता है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। जो MNR10 के बच्चे हैं उनके डिक्शनरी में मुश्किल, डर लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो अपने आप को फिर से जो है रेक्टिफाई कीजिए। यस देखो कितना अच्छा लगा है, वेरी इजी इंटरेस्टिंग। और अगर आ रहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, है ना। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तुरंत सीख लेते हैं और एक थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सीखते हैं। आना चाहिए आपको बस, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, लगे रहना है जब तक हमें आ ना जाए, बस ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक बार दो बार पढ़ा, और बहुत आसान है ये। मेरे ख्याल से जो अच्छे बच्चे होते हैं इनके क्वेश्चन कभी भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के कभी गलत नहीं होते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, क्योंकि ये केस आ गया है मैंने ले लिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अलग हेडिंग आएगी, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप परेशान ना हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। हाँ केवीपीआई में तो कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे ना भाई, देखो ना यार, पूरे इंडिया के बच्चे देते हैं और कुछ सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ में कुछ खास होना चाहिए ना। अब अगर बोल दो कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया के पिच पे इतनी फास्ट बॉल आ रही है, कभी नाक के पास आ रही है, कभी गोली तोड़ दे रही है, हम नहीं खेल पाएंगे, तो नहीं खेल पाओगे, बाहर जाओ, यू आर नॉट चैंपियन। लेकिन उसी पिच पे अगर तुम सेंचुरी मार के चले आओ तो पूरी दुनिया जान जाएगी, अरे यार ऑस्ट्रेलिया गया, इतने अच्छे अच्छे बॉलर थे, इतनी अच्छी गेंद आ रही थी और ये पूरा खेल के चला यार, 100 रन मार दिया। तो उसी तरह केबीपीआई में क्वेश्चन आपसे इजी थोड़ी पूछी जाएंगे, और इजी पूछे जाएंगे तो वहां मेरिट बनेगी, तो मेरिट में आपको होना चाहिए, है ना। तो आपको तो ये सोचना है कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की, है ना, फोड़ डालेंगे एकदम। तो आप तो बस ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ये मत सोचिए कि नेट में हमारी सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी कि नहीं। आप रोज, जैसे आज का दिन है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर के दिन आपको अपना 100% देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। कल 24 तारीख को आपको अपना बेस्ट देना है, मतलब आपकी क्लास के बाद आपके कम से कम 7 घंटे देने हैं। अगर ये काम आप करते जा रहे हो, है ना, तो आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। उसके बाद जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, हमें अपनी
टाइमिंग, जो भगवान ने दिए हैं हमें, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। और ऐसा करते जाओगे तो आप चैंपियन कहलाओगे आप, है ना। बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, अगल बगल क्या हो रहा है भाड़ में जाए। हमें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें कोई निगेटिव काम नहीं करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव काम करना है बस, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलो भाई। इट डिपेंड, कुछ बच्चे होते हैं जो 7 घंटे के अंदर ही अपना सारा काम कर लेते हैं, कुछ 7 घंटे के अंदर भी नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ी सी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज जो है, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं और मैं बोलूं कि ये सारे बच्चों पे अप्लाई हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो नेट टॉप करता है या जिसकी नेट में टॉप 100 के अंदर रैंक आती है वो बहुत ब्रेनो होता है ना। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सामान्य बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, प्लानिंग के साथ एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, वो भी टॉप कर जाते हैं। तो नेट ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको आईक्यू ठीक ठाक होनी चाहिए, आप बहुत प्लानिंग के साथ बहुत मेहनती हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपके दिमाग में होने चाहिए, आप ऐसा क्वेश्चन पहले से किए हो, और आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। मतलब नेट के एग्जाम के दिन आप एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो पीछे जाओगे आप। देख लो, इसी बार में 700 से लेकर 720 के बीच में जो शुरुआती 250 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो मतलब एक क्वेश्चन में गलत किया तो बहुत महंगा पड़ा। मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक भी गलती ना हो। इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो बात नहीं करते, पहले पढ़ाई करते हैं, है ना। बात करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। चलो भाई आगे बढ़े। जी, चलो भाई देखो बाब आगे। 7वां एग्जाम्पल। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। अब जिस आप खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भाई, चलो देखो अब आप, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड, कंपाउंड में सारे एटम साइक्लिक है, प्लेरर है। कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। हकल्स रूल के हिसाब से इसमें 4n+2 इज इक्वल टू 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है कि साइक्लोहेप्टर ट्राइनाइल कार्बोकटायन, जिसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, ये हाईली स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल है इससे भी ज्यादा स्टेबल है। ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, लेकिन दोनों में फर्क है, इसके 7 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप बना सकते हो, हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखो और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो 7 कार्बन है तो 7 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो इसके 7 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी वजह से ये कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, एरोमेटिक भी होता है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन करते जाते हैं। बताओ ये कंपाउंड तुम्हें क्या दिख रहा है, बच्चों बताओ ये कंपाउंड क्या है ये।
हाँ बिल्कुल एंटी एरोमेटिक है। देखो दो पाई बॉन्ड है, सारे एटम साइक्लिक है, प्लेनर है। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड क्या है? जी हाँ, एंटी एरोमेटिक है। जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे, इस पॉजिटिव को नहीं, निगेटिव चार्ज को। तो इसलिए कंपाउंड भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड बिल्कुल देखो, डबल बॉन्ड के बगल में निगेटिव चार्ज, मतलब ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए? एक, दो, तीन। अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर आएगा 6। आपका आंसर आएगा 6, है ना? तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, अरे दिख रहा है सारे कार्बन साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना? कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, ऑड है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड, हाँ इसमें याद रखोगे, जो 14वें 15वें एग्जाम्पल है, ये याद रखोगे, आगे भी काम आएगा, 12th में भी। अगर फिनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या फिनाइल कार्बन पे, ये फिनाइल रिंग है, देखो H यहां से निकाला है H माइनस और यहां से निकाला है H प्लस। H माइनस निकालोगे तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, H प्लस निकालोगे तो फिनाइल कार्बन आयन बनेगा, है ना? ये फिनाइल कार्बोकेटायन है, ये फिनाइल कार्बन आयन है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा लोकलाइज्ड होता है। ये डबल बॉन्ड के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये दोनों क्या होते हैं? एरोमेटिक। इसको याद रखना है ना? ये दोनों क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है, ये क्या है? लोकलाइज्ड है। ये याद रखना है ना? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़े, और भी एग्जाम्पल लेंगे। सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया आपने? चलो भाई, देखो आप, नेक्स्ट सेटिंग डलवा रहा हूं आपको, एनुलिन। एनुलिन, है ना? तो जल्दी से इसका पहले डिफिनेशन लिखिए, तो मैं आगे बढ़ूं। लिखो। लिखो, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड हैविंग alternate pi bond, cyclic compound having alternate pi bond is called as aniline. Is called as aniline. लिखिए, except 8 aniline, ऐसे लिखते हैं, except 8 aniline and 10 aniline. और all aniline, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, except 8 aniline and 10 aniline, all aniline behave normally. All aniline behave normally.
मतलब 8 एनुलिन और 10 एनुलिन ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, बाकी सारे एनुलिन जो दिखते हैं वही होते हैं, है ना। तो अब आप सामने देखोगे बोर्ड की तरफ, अब आप सामने देखोगे बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, देखो आप, ये 4 एनुलिन है। जब भी किसी साइक्लिक सिस्टम में अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एनुलिन, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो हमने लिख दिया 4 एनुलिन। बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो हमने लिख दिया 6 एनुलिन। ये कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो हमने लिख दिया 10 एनुलिन। इसमें भी देखो ये एनुलिन है क्योंकि जो डिफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, ये भी एनुलिन है क्योंकि जो डिफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमने नाम लिख दिया 8 एनुलिन। क्लियर, डिफिनेशन क्लियर जी। अब सामने देखो आप, इसको और इसको छोड़कर जो भी एनुलिन बनेंगे वो नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, ये दोनों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए टेस्ट में यही से क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। बताओ क्या ये एंटी एरोमेटिक है, क्या ये एंटी एरोमेटिक है, बोलो है कि नहीं है, अभी पढ़ा है, देखो इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, है ना। तो ये एंटी एरोमेटिक है। चलो बताओ भाई ये क्या है, तो बेंजीन के बारे में तो आप पढ़ते ही आए हो कि ये एरोमेटिक होता है, तो देखो बेंजीन एरोमेटिक है ना। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि 4n+2 इज इक्वल टू क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n की वैल्यू क्या हो गई 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। क्लियर। अब इसके बारे में बात करते हैं जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ये और ये दिखने में क्या लग रहा है आपको, एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात है, ये दिखने में एरोमेटिक लग रहा है, देखो 5 पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर है, बोलो लग रहा है कि नहीं एरोमेटिक, लेकिन होता नहीं है ना। ये एरोमेटिक नहीं होता है, कारण यहां पर जो हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लिख दे रहा हूं, दीज टू हाइड्रोजन एटम रिपेल ईच अदर। तो इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम नॉन प्लेनर हो जाते हैं, है ना। ये दोनों कार्बन एटम कैसे हो जाते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं। और अगर कोई कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी को छोड़ दिया तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी बताओ। नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब ये जो 10 एलिनिल है ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, ये याद रखोगे। क्लियर, बोलो याद रहेगा। बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही दो है, इसलिए टेस्ट में यही पूछे भी जाते हैं। चलो 8 एनुलिन, 8 एनुलिन दिखने में लगता है एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता नहीं है, ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। कारण देखो, दिखने में लग रहा है, ये देखो सारे कार्बन sp2 है, साइक्लिक भी है ये, तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन, कंपाउंड में 4 पाई बॉन्ड है, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता है क्या, नॉन एरोमेटिक। कारण देखो आप, ये कंपाउंड एक्चुअल जो इसकी शेप होती है वो टब शेप होती है, सॉरी, इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है टब शेप, ऐसे ऐसे शेप होती है ना। ये ओह, ओह, ये शेप होती है इसकी। तो चूंकि ये इसका स्ट्रक्चर जो एक्चुअल होता है वो टब शेप होता है, टब शेप मतलब ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है।
तो ये मैंने रीजन लिखवा दिया कि क्यों 10 एनुलिन और क्यों 8 एनुलिन ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं अलग अलग वजहों से। 10 एनुलिन में ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और 8 एनुलिन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, टब शेप होता है, जो कि नॉन प्लेनर होता है। और इसी वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, इसी वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। बोलो बच्चों, सही है ना? जल्दी से इसको नोट कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ू। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ू। जल्दी करो भाई। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? सबको टाइम मिलना चाहिए, सब नोट कर ले भाई। चलिए देखो, है ना, देखो ये कंपाउंड है। अब ये भी एनुलिन है। कौन सा एनुलिन है ना? ये कौन सा एनुलिन है? 3 3 6, मतलब ये 12 एनुलिन है। तो बताओ ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड जो दिख रहा है वही होगा। क्या दिख रहा है? कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3 3 6। इवन की ऑड? इवन। सारे एटम साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर शो नहीं करेगा, ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा, है ना? तो बस आपको ये याद रखना है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि 8 एनुलिन और 10 एनुलिन को छोड़कर बाकी सारे एनुलिन जैसा दिखते हैं उसी तरह बिहेवियर शो करते हैं, है ना? जैसे अगर लिखा रहे कि 22 एनुलिन है ना, लिखा है 22 एनुलिन है, लिखा है 18 एनुलिन है, लिखा है 26 एनुलिन है, लिखा है 32 एनुलिन है, तो ये क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। और ये क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक होगा। 22 मतलब पाई बॉन्ड कितने हुए? 11। 18 मतलब पाई बॉन्ड कितने हुए? 9। 26 मतलब पाई बॉन्ड कितने हुए? 13। 32 मतलब पाई बॉन्ड कितने हुए? 18। तो इन सब में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसलिए मैंने लिख दिया। बोलो गलत किया क्या कि सही है? सही लिखा कि नहीं? है ना? तो बस आपको आपको टेंशन लेना ही नहीं है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, तो उसको नाम दोगे एनुलीन। अगर मान लो 2 पाई बॉन्ड है तो उसको बोलोगे 4 एनुलीन। 6 पाई बॉन्ड है तो बोलोगे 12 एनुलीन। 13 पाई बॉन्ड है तो बोलोगे 26 एनुलीन। अगर पाई बॉन्ड इवन है तो एंटी एरोमेटिक, पाई बॉन्ड ऑड है तो एरोमेटिक। बस ये ध्यान रखना है कि 10 एनुलीन ना हो, 8 एनुलीन ना हो। बस चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और है ना, सॉरी देखो यहाँ पर बनाने में गड़बड़ हो जाता है। ये है ना, इसका नाम क्या होता है? नेप्थलीन, इसका नाम एंथ्रासीन और इसका नाम फिनेंथ्रीन। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है।
ये सारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। इसके 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें इक्वल लिखा है, इसमें इक्वल नहीं लिखा है ना। इसको आप नोट कर ले। ये सारे हक्कस रूल को फॉलो करेंगे। देख सकते हो इसमें 7 इसमें 5 पाई बॉन्ड है, इसमें 7 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 7 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ अगर नेपथलीन के लिए देखो तो 4n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो 4n की वैल्यू क्या होगी 8, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब इंटीजर है, हक्कस रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एंथ्रासीन के लिए 4n+2 की वैल्यू क्या होगी 14, तो 4n की वैल्यू क्या आएगी 12, n की वैल्यू क्या आएगी 3। हक्कस रूल फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक है ना। तो हक्कस रूल को भी देखना है क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड लेवल पे जो स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं। इसको नोट करें तो और एग्जांपल लेता हूं, जल्दी करो बच्चे। इसको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन इससे बनते हैं कि एंथ्रासीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 4, फिनेंथ्रीन के 5। नोट कर लिया। सभी बच्चों ने क्या नोट कर लिया? चलो, तो आप बोल रहे हो और मती दे रहे हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए देखो भाई, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें रिंग के अंदर हेट्रोएटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर पाया जा रहा है। बताइए पायरोल क्या एरोमेटिक है, फ्यूरान क्या एरोमेटिक है, थायोफीन क्या एरोमेटिक है, पायरिडीन क्या एरोमेटिक है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बच्चे। देखो आप, डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, कितने पाई बॉन्ड हो गए 3, है ना। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, मतलब ये कार्बन sp3 नहीं है, ये कार्बन sp2 है। सॉरी, ये नाइट्रोजन sp3 नहीं है, ये नाइट्रोजन sp2 है, क्योंकि ये लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। तो ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा एक समय में, है ना। तो यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 होंगे, यहाँ भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 होंगे। क्लियर? तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और पढ़े भी हो जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि फ्यूरान थायोफीन एंड पायरोल आर एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं पायरिडीन की। पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखो बेंजीन की तरह है, कार्बन को हटा के हमने क्या लगा दिया नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना, ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस के अंदर जाएगा तो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए पायरोल में और पायरिडीन में अंतर होता है। जो पायरोल में लोन पेयर है वो कभी भी नाइट्रोजन एटम के ऊपर नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसके रेजोनेंस की वजह से पायरोल एरोमेटिक है, स्टेबल है। लेकिन पायरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, सॉरी लोकलाइज्ड है, मतलब हमेशा नाइट्रोजन एटम के पास ही रहेगा।
क्योंकि अगर ये लोन पे ये गया रेजोनेंस के अंदर तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं रह पाएगा, है ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पायरोल एंड पायरिडीन। तो यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये भी एरोमेटिक है ना। ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, याद रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन बनता है, देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, देखे आपकी क्लास में सबसे बेस्ट बच्चा कौन है ना, क्योंकि मैंने अभी नाम नहीं लिया है, समझाया नहीं है, तो जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देगा मैं उसको बेस्ट समझूंगा, है ना। देखो भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, ये पायरोल है और ये पायरिडीन है। माय क्वेश्चन इज विच वन इज मोर बेसिक, पायरोल और पायरिडीन। माय क्वेश्चन इज विच वन इज मोर बेसिक, पायरोल और पायरिडीन। सोच के जवाब देना है। ज्यादा बेसिक कौन? बहुत ही खुशी की बात है कि 80% 70% स्टूडेंट के आंसर सही आ रहे हैं। सोच के जवाब देना है। चलो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है एबिलिटी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद H प्लस। रहेगा तो देंगे तो अच्छे बेस कहलाएंगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे बुरे बेस कहलाएंगे। तो दोनों के पास लोन पेयर है, पायरोल के पास भी लोन पेयर है, पेरिडीन के पास भी लोन पेयर है। H प्लस वेट कर रहा है कि जो मुझे अपने लोन पेयर पहले देगा मैं उसको अच्छा बेस बोलूंगा। पायरोल का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, तो आपका आंसर आया डीलोकलाइज्ड है। नाइट्रोजन के पास है कि नहीं, आपका आंसर है कभी नहीं है, ये हमेशा रिंग के अंदर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एरोमेटिक बनाना है। पायरिडीन का लोन पेयर क्या है सर, लोकलाइज्ड है, मतलब नाइट्रोजन के पास है कि नहीं सर, है, तो अगर है तो H प्लस को दे देगा, बोलेगा ले जा भाई, है ना। ये रहेगा तो जुटी में एरोमेटिसिटी को प्रभावित करेगा, तो ले जा H प्लस। तो आंसर क्या हो गया, पायरोल इज मोर बेसिक और पायरिडीन, आंसर इज पायरिडीन। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, है ना। यहाँ भी डिस्कस करना है, सारे पॉइंट एक एक करके आएंगे, आप टेंशन मत लो, वो मेरा टेंशन है। तो मेरा आंसर क्या हुआ कि pyridine is more basic as compared to pyrrole because in pyridine the lone pair of electron is localized and in case of pyrrole it is delocalized due to resonance to make the ring aromatic। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए, लिखिए जल्दी से। pyridine is more basic, pyridine is more basic as compared to pyrrole because in pyridine the lone pair of electron is localized, in pyridine the lone pair of electron is localized, in pyridine the lone pair of electron is localized, but in pyrrole this lone pair electron it is delocalized to make the ring aromatic। कोई डाउट है क्या? जल्दी से इसको नोट करो भाई, और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो। याद रखना ये क्वेश्चन को, पायरोल बहुत ही गंदा बेस है, क्योंकि लोन पेयर जो दिखता है वो है नहीं, और ये है ना, ये जो नाइट्रोजन sp3 नहीं है, पायरोल का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन जो sp3 नहीं है, ये नाइट्रोजन sp2 है, क्योंकि लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पर। चलो बच्चे जल्दी करो।
हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है आपसे, देखो भैया यहाँ दो नाइट्रोजन एटम है, एक्स और वाई। यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम है, एक्स और वाई, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक्स की कि वाई की? यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम है, एक्स एंड वाई, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक्स की कि वाई की? है ना? तो देखो तुम्हें दिख रहा है। अब जो बच्चे एरोमेटिसिटी को समझने लगे हैं उनको दिख रहा है कि जो एक्स, ये जो लोन पेयर है, ये वाई का जो लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड है। अरे देखो पायरोल की तरह तो है ये, देखो ये पायरोल की तरह कंपेयर करो, ये पायरोल की तरह तो है, तो ये नाइट्रोजन पायरोल वाला हो गया। और यहां पर हमने कार्बन को हटा के क्या लगा दिया है, नाइट्रोजन। कंपेयर कर लो इससे, कार्बन को हटा के क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या है, ये लोकलाइज्ड है ना? ये लोकलाइज्ड है। ओह ओह, LOCALISED, चलो ये लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है कि डीलोकलाइज्ड? तो आपका आंसर आएगा सर लोकलाइज्ड। पूछिए क्यों? क्योंकि जब H प्लस आएगा हम उसको दे देंगे और तब H प्लस बोलेगा, टीका लगा देगा, यार तू तो बहुत अच्छा बेस है ना? बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा H प्लस कम देखता है। H प्लस बताता है कि ये ज्यादा अच्छा बेस है कि कम अच्छा बेस है, और किस पे डिपेंड करता है, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो जो डीलोकलाइज्ड, अवेलेबिलिटी खत्म। जो लोकलाइज्ड, अवेलेबिलिटी बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं? है ना? तो यहां हम कह सकते हैं कि एक्स इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू वाई। सही है? अरे बोल लो, सही है कि नहीं? बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो भाई, देखे कौन बताता है, देखे कौन बताता है। चलो, जब क्वेश्चन ही करना है तो क्वेश्चन करते हैं। बताइए कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? जल्दी बोलो। तो देखो आंसर कैसे आएगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करेगा। है ना? क्यों? देखो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बन कार्बोकेटाइन की तरह हो गया कि नहीं? अरे बाहर क्या है उससे हमें मतलब थोड़ी ना है, हमें तो साइक्लिक कंपाउंड से मतलब है, इससे मतलब है। साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होते हैं। है ना? तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें भी देख लो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो देखो ये भी कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। देखो पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ निगेटिव, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है ना? वैसे भी दिख रहा है कि देखो इस कंपाउंड में सारे कार्बन, अगर इसको देखो ध्यान से, तो दिख रहा है कि सारे कार्बन sp2 हैं, साइक्लिक है। कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर, साइकिल के बाहर नहीं, कितने पाई बॉन्ड है, एक है। इवन किया और ऑड, क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। दिख तो गया? बोलो बच्चों, सही समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलिए। पक्का? कोई ऐसा स्टूडेंट? पक्का? आ गया? आगे बढ़ू? चलिए, चलिए, तो जल्दी से नोट कर लो। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप लोग सरकोगे नहीं यहां से, खिसकोगे नहीं। एरोमेटिसिटी पहले खत्म करना है आज, मैक्सिमम एग्जाम्पल। आखिरी क्लास है, मुझे टाइम मिलेगा पढ़ाने का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए,
देखो ये कंपाउंड एक्स है, ये कंपाउंड वाई है ना। पूछा गया कि किसमें इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, है ना, किसमें डबल बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन मैक्सिमम होगा, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में, है ना। क्वेश्चन को घुमा दिया गया, एरोमेटिसिटी पे ही डिपेंड है। तो देखो बच्चों, इसमें ये रिंग अगर ऐसे टूट जाए, ऐसे, देखो ऐसे है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड अगर टूट जाए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पे निगेटिव, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये कंपाउंड बड़ा खुश रहेगा, ये बोलेगा मैं भी एरोमेटिक, ये बोलेगा मैं भी एरोमेटिक, है ना। और ये दोनों रिंग एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, कंफर्मेशन, फ्री रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों रिंग बहुत खुश है। ऊपर वाला बोल रहा है मैं साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन हूँ, नीचे वाला बोल रहा है मैं साइक्लोपेंटाडाइन डाइनाइल कार्बोनाइन आयन हूँ। और दोनों सिंगल बॉन्ड के क्रॉस क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर चार्ज उल्टा क्यों नहीं लगाया, तो अगर चार्ज उल्टा लगा देते तो दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाता। बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, फ्री रोटेशन मतलब बॉन्ड टूट जाए, फ्री रोटेशन मतलब बॉन्ड टूट जाए और ऐसे टूटे कि दोनों खुश रहे। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये भी एरोमेटिक, इसके ऊपर नेगेटिव, ये भी एरोमेटिक, और ये दोनों रिंग डांस करने लगे। डांस करने लगे मतलब फ्री रोटेशन बढ़ गया। तो बताओ फ्री रोटेशन यहाँ पे अच्छा हो रहा है, ये भी देख लेते हैं केस, तब हम आंसर देंगे। अब इसमें एक तरफ अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और दोनों रिंग इक्विवेलेंट है ना। तो लगा के देखते हैं, इसमें ऐसे हो गया, देखो अगर एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव, तो ये तो खुश हो गया, बोला मैं एरोमेटिक हूं। ये दुखी हो गया, बोला मैं तो एंटी एरोमेटिक हो गया, मेरी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो गई, अब मैं क्या करूं। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तू तो खुश है मैं तो दुखी हूं, तू डबल बॉन्ड फिर से ला। तो बताओ फ्री रोटेशन कहां पे अच्छा हुआ, एक्स में कि वाई में, कहां अच्छा हुआ। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना है कि नहीं, कि इजी इजी करा के निकल लूं। आप बोलोगे क्या पढ़ाते हैं सर, क्या पढ़ाते हैं सर, खूब तारीफ करोगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो मेरी पोल खुल जाएगी, बोलोगे साल भर बेवकूफ बनाया। तो अच्छे क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो आप, मेरी बात समझ में आई, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई है आपको, कि अगर इसमें पूछा जाए कि किस डबल बॉन्ड के क्रॉस, ये एक्स डबल बॉन्ड है और ये वाई डबल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन ज्यादा अच्छा होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों रिंग खुश है, क्योंकि दोनों कंपाउंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड खुश हो गए। बोलो खुश हो गए कि नहीं, बोलिए खुश हो गए कि नहीं, है ना। तो फ्री रोटेशन किसमें अच्छा हुआ, एक्स में एज कंपेयर टू वाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हो, विच रिंग, सॉरी, विच रिंग नीड मोर एनर्जी फॉर रोटेशन। अगर फ्री रोटेशन करना है, अगर फ्री रोटेशन करना है तो किस रिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एक्स में कि वाई में। ठीक इसी का उल्टा हो गया भाई, ये तो खुश हो गया ना, ये तो खुश हो गया ना, ये तो खुश हो गया, दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो इसको तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, नहीं ये तो अपने आप टूट जाएगा, बोलेगा मुझे एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना। दोनों रिंग एरोमेटिक, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक, बोला नहीं मैं नहीं टूटूंगा। हाँ अच्छा तमाशा बना रखा है, तुम तो खुश हो गए हमको दुखी कर दिया। तो बोला वो नहीं तुम्हें तो टूटना पड़ेगा, बोलेगा नहीं टूटूंगा, बोला टूटना पड़ेगा, बोला नहीं टूटूंगा। तो फिर उसने क्या किया, जबरदस्ती तोड़ दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा पड़ी, एक्स में कि वाई में। आंसर आ गया
वाई। बोलो सही है, बोलो बच्चों सही है, अरे सही है कि नहीं? ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना? जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फिर आपको छोड़ूंगा। देखो 3-4 बच्चे खिसक भी लिए हैं, है ना? बड़ी चिंता है उनको। हाँ, आप तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नोट कर लिया क्या? सभी बच्चों ने नोट कर लिया क्या? जी, जल्दी करो भाई, एक क्वेश्चन और करा देता हूं कि अगले क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करूं। ये पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, अभी 2-3-4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच गए हैं। चलो देखो अब आप, आ गया ये, देखो भाई, देखो बच्चे, कुछ और एग्जाम्पल। देखो ये बाइफेनिल है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, आपके आंसर जवाब बाद में जवाब दूंगा, पहले इसको खत्म कर दूं। देखो ये बाइफेनिल है, इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक है। आप इसको इकट्ठे नहीं लोगे कि 3 पाई बॉन्ड यहाँ है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ है, टोटल 6 है ना? इस रिंग को अलग और इस रिंग को अलग, इन दोनों रिंग में कोई कॉमन कार्बन नहीं है। तो ये कंपाउंड बाइफेनिल जो होता है वो एरोमेटिक होता है, दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक होती है। ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है, तो कंपाउंड एज ए होल क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये क्वेश्चन आपको बिगनर बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? बच्चों कंफ्यूजन होता है, सर 6 पाई बॉन्ड है, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें दोनों रिंग को अलग अलग हमने देखा, अगर दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक है तो कंपाउंड एज ए होल एरोमेटिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एजुलिन, है ना? एजुलिन में दोनों रिंग एरोमेटिक है, देखो आप इस तरीके से, है ना? और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है एजुलिन का, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, कारण इसमें जब रेजोनेंस होता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखो आप इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर, है ना? तो देखो ये जो रिंग होती है, ये रिंग इसको ध्यान से देखो, ये साइक्लोहेप्टर ट्राइनाइल कार्बोकैटायन की तरह होती है, 1 2, और ये डबल बॉन्ड भी इसके अंदर ही फील होंगे। और ये जो रिंग होती है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बन आयन की तरह होती है, और जिस इसी कारण यहाँ पर चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं एजुलिन, ये एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। अब देखो पूछा जाता है ये कंपाउंड में ये जो तीनों रिंग है, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो बच्चे जो बीच में डबल बॉन्ड है इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, इस तरीके से तोड़ना है कि सारे रिंग खुश रहे।
तो ये डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, इस पे नेगेटिव लाएंगे और इस पे पॉजिटिव लाएंगे। इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस पे हम क्या लाएंगे, नेगेटिव, और इस पे क्या लाएंगे, पॉजिटिव लाएंगे। तो देखो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन बन गया, एरोमेटिक होता है। ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन बन गया, एरोमेटिक होता है। और ये देखो आप, ये बीच वाला रिंग ऐसे होगा, इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डबल बॉन्ड, है ना। तो सारे कार्बन sp2 हैं, ये नेगेटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड की तरह है, मतलब ये भी रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इस रिंग में, इन स्ट्रक्चर में ये तीनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है। इस स्ट्रक्चर में ये तीनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ी प्रैक्टिस आप भी घर पे कीजिएगा, है ना। देखो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन की तरह है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। क्या होगा ये, एरोमेटिक, एरोमेटिक। और ये भी कंपाउंड में देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, इसलिए डिस्कस करना जरूरी था। तो और एग्जांपल लो के रोकूं आपको, टाइम है कि नहीं आपके पास, बोलो बच्चों। जवाब नहीं आ रहा, एक ही बच्चे का जवाब आया। रिपीट एजुलिन, देखो आप, देखो एजुलिन में जब रेजोनेंस होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड ऐसे, इसको घुमाओ आप, है ना, ऐसे, तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये जो रिंग होती है, ये साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कार्बोकेटाइन की तरह होती है। जैसे ये रिंग है, देखो 7 मेंबर है, 3 पाई बॉन्ड होंगे, है ना। और ये जो रिंग है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन की तरह होती है, इस रिंग की तरह होती है। देखो 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड का हिस्सा हो गया, है ना। तो कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3, और इसके लिए 1 2 3, है ना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है, चूंकि चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है अपोजिट चार्ज, मतलब डाइपोल का डेवलप हो रहा है, इसलिए डाइपोल मूवमेंट इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एजुलिन भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। बोलो बच्चों, सही है, क्लियर है। चलो टाइम हो रहा है, अभी मेरी 8 से 9 फिर क्लास है ना, क्या बोलते हैं, अभी इंथ्रूज की डाउट क्लास है, तो यहीं पर रोकता हूँ। ये जितने एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए हैं, इन सारे चीजों को आप डिस्कस कर लीजिएगा क्लास में। अरे सॉरी, खुद कॉपी पेन लेके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कॉपी और पेन, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बायो की तरह आप पढ़े जा रहे हो, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो कॉपी पेन लेके स्ट्रक्चर ड्रा करके, है ना। और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया है, किसका, पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान, पायरिडीन, किसका, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कार्बोकेटाइन, प्रोपाइलियम, और क्या इंपॉर्टेंट बताया है वो, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन। सब सब चीज पढ़ा दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, खींच के ऊपर लेते आते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो सैटरडे को डाउट क्लास है ही, हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है आपके लिए, क्योंकि जीओसी चल रही है। जीओसी जितनी अच्छी होगी, है ना, आपको उतना ही मजा आएगा 12th में। और देखो सब समझने वाला है, लॉजिक है ये। तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप मेहनत करके सीख लोगे, है ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास में सीख लेते हैं, कुछ मेहनत करके सीख लेते हैं। आप मेहनत कीजिए, जो डाउट होगा मैं बताऊंगा आपको। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए अपना। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय बच्चों, थैंक यू सारे बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच कृष्णम, नाम्या। चलो मिलते हैं, बाय। हाँ भाई, आ जाओ। चलो इसको दे दो मुझे।